नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम मैथ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारे एग्ज़ाम में 30 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 15 मार्क्स की यानी कि 15 नंबर की पेडागोजी आती है ना। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे, जितने वीडियो मैं मैथ पेडागोजी के डाल रही हूँ, अगर आप देख लेंगे अच्छे से तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए, 15 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षक कक्षा 2 के छात्रों और को जोड़ पढ़ा रहा है। एक कोई टीचर है, वो कक्षा सेकंड के बच्चों को प्लस सिखा रहे हैं, एडिशन सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? अब देखो, वो प्लस सिखा रहे हैं तो क्या करेंगे, शब्द समस्याओं को द्वितीय श्रेणी में नहीं किया जाना चाहिए। अब देखो, शब्द समस्या मतलब इस टाइप के रहते हैं ना कि एक टोकरी में इतने सेब है, दूसरी टोकरी में इतने सेब होंगे, तो बताइए दोनों में कितने सेब होंगे, तो शब्द समस्या हो गई। ठीक है, फिर आता है कार्य समस्या। केवल मूल्यांकन के उद्देश्य से उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि कोई भी काम वो दे रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं कि उसका मूल्यांकन, नहीं इवेल्यूशन अच्छा हो इसलिए दे रहे क्या? नहीं। शब्द समस्या के माध्यम से परिवर्तन की शुरुआत की जानी चाहिए। हाँ, ये ठीक लग रहा है। अब देखो, शब्द समस्या के माध्यम से परिवर्तन की शुरुआत की जानी चाहिए कैसे? कि हम बच्चों को शुरू में तो बोल बोल के सिखाएंगे ना। कैसे हम कहते हैं ना, बेटा आपके पास 2 चॉकलेट है और आपको 2 चॉकलेट और मिल गई, तो आपके पास कितनी चॉकलेट हो जाएगी? तो बच्चे तुरंत बोल देते हैं 4 चॉकलेट, यानी कि 4 चॉकलेट। तो पहले उनको शब्द समस्या से बारे में बताएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर है शून्य सबसे शक्तिशाली संख्या है, पर कक्षा 5वीं की गणित की अवधि में एक बहस आयोजित की गई थी। यह गतिविधि बच्चों को प्रोत्साहित करती है। अब देखो, बहस यानी डिबेट है ना, कोई डिबेट हो रही थी। तो डिबेट में क्या होता है, कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है ना, और हम भी सोचते हैं किसने सही बोला किसने नहीं, है ना, एनालिसिस करते हैं। शून्य वाले नंबर पर लिखो, रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता है। शून्य के साथ समाप्त होने वाली संख्या को हल करो, ये भी नहीं। दोस्तों के साथ सहयोग करें, ये भी नहीं। विश्लेषण और संवाद, हाँ देखो, डिबेट होगी तो विश्लेषण एनालिसिस तो होगा ही सही, और संवाद ही ना बोलेंगे तो सही ना। जब डिबेट होती तो कैसे होती, कोई इधर से बोल रहा है कोई उधर से बोल रहा है, संवाद तो हो ही गया, और विश्लेषण भी तो होगा ना, क्योंकि डिबेट में तो होता है एनालिसिस करते हैं कि किसने क्या बोला है क्या नहीं। तो हमारा आंसर जो सी डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्थ श्रेणी में समरूपता और प्रतिबिंब की ज्यामितीय अवधारणाओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण आवश्यक है? अब देखो, जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण कैसे, उन्होंने क्या बोला है कि ज्यामिति है ना। ज्यामिति यानी कि हमारे जितने भी आयत हो गए, वर्ग हो गए, ज्यामिति में तो आकृति होती है ना, शेप्स होते हैं, और क्या होते हैं ज्यामिति में, उसमें आयत होते हैं, वर्ग होते हैं, चतुर्भुज होता है ना, सर्कल यानी वृत्त होता है, गोला होता है, शंकु होता है। तो उन्होंने बोला कि क्या आवश्यक है, कैसे आप पढ़ाएंगे? अबेकस से नहीं, अबेकस तो काय के लिए होता है, ये वैदिक मैथ्स के लिए होता है ना। आजकल वैदिक मैथ्स से सिखाते हैं बच्चों को, जोड़ घटाव करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए होता है। दो तरफा काउंटर बिट ये नहीं, स्ट्रिंग ये नहीं, इसका आंसर आएगा डॉट पेपर। देखो, डॉट पेपर कैसे होता है, एक पेपर होता है, उस पर डॉट लगे होते हैं, मैं आपको डॉट बना के बता रही हूँ, ये डॉट है। ठीक है, इस पर हमने कोई भी शेप बना दिया, ये डॉट को मिला के शेप बना दिया, तो ये बन गया हमारा वर्ग। ऐसे करके हमने त्रिभुज बना दिया। तो डॉट पेपर से हम उसको कोई भी आकृति बनाकर इजीली ज्यामिति पढ़ा सकते हैं, है ना। तो कैसे, देखो इस टाइप के होते हैं जो डॉट पेपर, यहाँ पे जो डॉट लगे हुए हैं ना, इस पर कोई भी डॉट को मिलाकर एक शेप बना दिया है। ठीक है, ऐसा होता है डॉट पेपर। और ये अबेकस जो होता है ना, इससे हम गिनते हैं ना, हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं, फटाफट इससे सीख जाते हैं। और ये जो होता है ना, देखो ये जैसे एक किसी भी एक कलर के लिए, ये जो येलो कलर के हैं और ये ऑरेंज कलर के हैं, तो ये येलो कलर में से हम ऑरेंज कलर के कितने बिट्स हैं उनको माइनस करते हैं। ये 6 हो गए हैं और ये 4 हो गए हैं, तो 6 उन्होंने येलो कलर के दे दिए और 4 उन्होंने ऑरेंज कलर के दे दिए। इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस टाइप से बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ पे दे रखा था ना यार कि दो तरफा काउंटर बिट्स, तो ये वो था, है ना। और अबेकस भी मैंने आपको बताया, और डॉट पेपर भी बता चुकी हूँ, इस पर का आंसर होगा डॉट पेपर। ठीक है, फिर आता है एक शिक्षक कक्षा चौथी के छात्रों को 36 टाइल्स देता है। देखो, 36 टाइल्स मतलब 36 टाइल्स दी, जो हम घर में लगाते हैं ना, वो टाइल्स दिए, और उन्हें हर संभव आयात में उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहता है। इस गतिविधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस अवधारणा को संबोधित नहीं किया जाता? अब देखो, कोई टाइल्स दी है तो क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, है ना, टाइल्स में क्षेत्रफल निकल जाएगा, कारक भी निकल जाएंगे, और क्या दे रखा है हमको, गुणन, वो भी निकल जाएंगे, है ना। टाइल्स में कि हाँ कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है क्या है, वो सब निकल जाएगा, लेकिन आयतन, आयतन नहीं लिया,
आयतन यहाँ पर आंसर होगा, आयतन नहीं निकल पाएगा, है ना, तो आपको याद रखना है आयतन। फिर होता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बोध का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। अब संख्या बोध का महत्वपूर्ण पहलू नहीं, गिनती तो आती है, नंबर लिखना, नंबर भी लिखते हैं, संरक्षण भी होते हैं, क्रमबद्धता नहीं होती है ना, क्रमबद्धता नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रमबद्धता है। लेकिन संख्या बोध में क्रमबद्धता नहीं होती है। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षार्थी संपूर्ण संख्याओं, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर 4 बुनियादी कार्य करने में सक्षम है, तो शिक्षार्थी इस प्रकार का है, या इस प्रकार है। देखो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि करने में सक्षम है। जब सक्षम कब होता है, मतलब संचालन करने में सक्षम है ना, तो इसका आंसर आएगा संचालन चरण। फैक्टरिंग चरण नहीं आएगा, मात्रा चरण नहीं आएगा, विभाजन चरण नहीं आएगा, क्या आएगा, संचालन चरण। ठीक है। अब गणित वर्ग में संचार से तात्पर्य विकासशील क्षमता से है। कक्षा में पूछे गए सवालों का तुरंत जवाब दे। तो गणित में संचार मतलब क्या, कम्युनिकेशन। हम बात कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो ये क्या संचार हो रहा है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि संचार से तात्पर्य विकासशील क्षमता से है। तो कौन सी क्षमता है कि संचार में, कक्षा में पूछे गए सवालों को तुरंत जवाब दे, गणित की समस्या पर दूसरों के विचारों का विरोध करे, गणित की सोच को व्यवस्थित और समेकित और व्यक्त करे, या बार ग्राफ को देखकर डाटा की व्याख्या करे। तो देखो हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ लिखा है गणितीय सोच को व्यवस्थित और समेकित करे। जब वो बात कर पाएगा तभी तो गणित की जो भाषा है, जो लैंग्वेज को समझ पाएगा और सही तरीके से व्यक्त कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, गणितीय सोच को व्यवस्थित और समेकित और व्यक्त करे। ठीक है। अब देखो यहाँ आता है, वेन हाइले स्तर की ज्यामिति के अनुसार जो छात्र उपस्थिति के आधार पर आकृति का वर्णन और छाट सकते हैं। देखो क्वेश्चन को समझो, उपस्थिति के आधार पर मतलब देखकर, देखना मतलब विजुअलाइजेशन, है ना, हम किसी चीज़ को करते हैं ना, सोचते हैं, दिमाग में उसकी इमेज बना लेते हैं, तो वो होता है हमारा विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन किसे, हमने देखा और सोच लिया, तो देखने को हम बोलते हैं दृश्य। तो ये रहा दृश्य लेवल। दृश्य लेवल कैसे, दृश्य लेवल क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा है कि उपस्थिति के आधार पर, मतलब उन्होंने देख लिया और दिमाग में इमेज बना लिया और विजुअलाइजेशन कर लिया, तो दृश्य लेवल होगा 0 स्तर का। आप यहाँ देख सकते हैं जो वेन हिले ने 5 दशाएं बताई है ना, उसमें देखो शेप्स, जो भी हमारे शेप्स होते हैं ना, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये होते हैं, उनको विजुअलाइजेशन करता है, मतलब देख लेता है। फिर एनालिसिस करता है, कैसे है कि हर शेप को वो अलग अलग बांट देता है कि ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, उनको अलग करना सीख जाता है। फिर थर्ड लेवल आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करता है, वो शेप के अंदर घुसता है, वो देखता है कि हाँ इसमें इसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, या इसकी आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई, इन सब चीज़ों को वो एनालिसिस करता है। ठीक है। और उसके बाद फोर्थ वाला जो है हमारा रिडक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि उनके फॉर्मूलों को समझ जाता है कि हाँ इसकी लंबाई ऐसे निकालते हैं, इसका आयतन ऐसे निकालते हैं, इसकी भुजा या इसका विकर्ण स्टेप से निकालते हैं। तो ये 3 तो आपके अधिकतर एग्जाम में आते ही हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी गणित की पाठ्य पुस्तक की अच्छी विशेषता है। अब देखो कोई भी बुक की विशेषता क्या होगी, बुक छोटे बच्चों के लिए तो बुक अच्छी कलरफुल होनी चाहिए, बहुत सारे पिक्चर्स होने चाहिए रंगीन वाले, अट्रैक्टिव हो के बच्चे देखकर खुश हो जाए। आप अगर एनसीईआरटी की 1st to 5th की बुक उठा के देखोगे मैथ्स की, तो इतनी ईजी लगेगी, इजी तो लगेगी क्योंकि आपको आते हैं, बट वो लगेगी नहीं कि मैथ्स की बुक है। बच्चों के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे से उसको बनाया है। तो देखो यहाँ कठोर अभ्यास देने मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस हो तो बच्चों को अच्छी लगेगी क्या, नहीं। आकर्षक और रंगीन हो, हाँ। मोटी हो, मोटी से कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर आएगा आकर्षक और रंगीन हो। छोटे बच्चों की जो किताबें कैसी होनी चाहिए, आकर्षक और रंगीन, 1st to 5th के लिए। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे अनुक्रम है प्राथमिक स्तर पर लंबाई की माप। तो देखो अगर आपको प्राथमिक स्तर पढ़ाना है, सबसे पहले आप तुलना करो, है ना, आप तुलना करोगे, कंपेयर करोगे कि कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है। फिर गैर मानक उपाय होगा। गैर मानक मतलब जो मानक नहीं है ना, जैसे आपको 4 बोतल में पानी भर के दे दिया और कहा कि नहीं, एक बोतल थी उसमें कहा 4 गिलास पानी डालो, तो आपने 4 गिलास पानी डाल दिया और आपने बोतल फुल कर दी, तो आपको समझ में आ गया कि इस बोतल में कितना पानी आता है, 4 गिलास पानी आता है। लेकिन जब बाद में आपको बताया कि 250 ml का पानी डाला तो 1 लीटर पानी बन गया ये, तब आपको समझ में आया, उसके बाद लीटर के बारे में पता चला, है ना। तो पहले क्या करा, पहले तो हमने ग्लास से नापा, तो ग्लास तो कोई हमारे मानक है ही नहीं, हमने तो गैर मानक उपाय को किया ना। तो पहले तुलना करो, फिर गैर मानक उपाय का करो, फिर मानक उपाय का करो, है ना, फिर मानक इकाई विकसित करो। तो हमारा इसका आंसर होगा 1st वाला। पहले तुलना करेंगे, फिर गैर मानक उपायों का उपयोग करेंगे,
फिर मानक उपायों का उपयोग करेंगे, फिर मानक इकाइयों का उपयोग करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा मैथ्स पेडागोजी के लिए। मैं 10 वीडियो डालूंगी और 100 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है ना।